हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर 30 जो कि रेफरेंस अर्थात निर्देश और रिवीजन पुनरीक्षण को लेकर के प्रावधान करता है। इसमें जो सेक्शन है वो हाई कोर्ट के द्वारा किसी मामले में रेफरेंस दिए जाने से संबंधित या रिवीजन किए जाने से संबंधित है। इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस अर्थात निर्देश। निर्देश का प्रयोग, वर्ड का जो प्रयोग किया गया है वो इस संबंध में किया गया है कि मान लीजिए जो निचली अदालतें हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है, सेशन न्यायालय है, तो इनके द्वारा किसी मामले में अगर कोई विधिक राय, अगर कोर्ट कहीं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उसके संबंध में वो ऊपर की अदालत से एक कोई भी विधिक राय उस प्रकरण में मांग सकता है। कोई अधिनियम हो सकता है, कोई विधि हो सकती है, जिसको लेकर के अगर कोर्ट का अपना कोई व्यू नहीं आ पा रहा है क्लियर, तो वो ऊपर की अदालत से इस मामले में राय मांग सकता है। एज एक तरीके से राय कह लीजिएगा, और उस राय को हाई कोर्ट जो है वो निचली अदालत को भेजेगा। फिर निचली अदालत उस राय के अकॉर्डिंग उस पर कार्य करेगी। तो इसके संबंध में धारा 395 ये कहती है कि जहां किसी न्यायालय का ये समाधान हो जाता है जहां किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की अथवा किसी भी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विद्यमानता के बारे में कोई ऐसा प्रश्न अंतर्बलित है। तात्पर्य यह है कि जब कोई भी कोई नया अधिनियम भी हो सकता है, कोई अध्यादेश हो सकता है जो उस कोर्ट के समक्ष आया है, और वो लेकर के उसको बड़े कोर्ट के लिए, ऊपर की कोर्ट के लिए भेज देते हैं कि इसमें वो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं या इतना मैटर हो गया है, इसमें कोई कोई बिंदु अटक रहा है, ठीक है, कोई बिंदु अटक रहा है, तो फिर उस पर वो ऊपर की कोर्ट को उसे भेज देते हैं। उसके संबंध में विद्यमानता के बारे में प्रश्न अंतर्गत है जिसका कि अवधारण उस मामले को निपटाए जाने के लिए आवश्यक है, और वो जो मैटर उसके समक्ष, लोअर कोर्ट के समक्ष चल रहा है, वो मैटर तभी समाप्त हो पाएगा, तभी इस पर वो डिसीजन दे पाएंगे जबकि इस प्रश्न का या इस सेक्शन का या इस लॉ का कोई भी जस्टिफिकेशन हो जाए, और उसकी ये राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम का उपबंध अधिनियम में अप्रवर्तनशील है, ठीक है। और उस कोर्ट की ये राय है कि ऐसा जो अधिनियम है, अध्यादेश है, विनियम का जो उपबंध है वो अविद्यमान या अप्रवर्तनशील है, यानी जो भी उसमें रूल, सेक्शन जो उन्हें लग रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है नीचे की कोर्ट को, वो कह रहे हैं कि ये अविद्यमान हो सकता है, अप्रवर्तनशील हो सकता है इस मामले को लेकर के, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा उसके, वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लेखित करते हुए मामले में कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर देगा। तात्पर्य है कि अगर उस विधि में, उस लॉ में, अगर ऊपर की कोर्ट के द्वारा यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा उसको कोई भी उस सेक्शन को, उस लॉ को, जिस पर के मामला अंतर्बलित है, जिस पर के मामला डिपेंड कर रहा है, जिसके लिए नीचे की अदालत उसे ऊपर भेज रही है, और कोर्ट ने कोई जस्टिफिकेशन पहले से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन पहले से नहीं दिया हुआ है, तो फिर नीचे की अदालतें उसे उच्च न्यायालय को उसके जस्टिफिकेशन के संबंध में, उसको क्लियर किए जाने के संबंध में ऊपर उच्च न्यायालय को भेज सकते हैं।
क्लियर हुआ? यानी कि इस चैप्टर में न्यायालय की दो प्रमुख अधिकारिताओं के संबंध में पूरा जो चैप्टर है धारा 395 से लेकर के और 405 तक, ठीक है। सेक्शन 395 से लेकर के 405 तक ये पूरा चैप्टर है। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वो दो बातों पर ये चैप्टर आपका जोर देता है, ठीक है। दो बातों पे चैप्टर जोर देता है। पहला है डायरेक्ट निर्देश पर अर्थात रेफरेंस पर, और दूसरा है रिवीजन पर, ठीक है। निर्देश पर और रिवीजन पर दो बातों पर यह चैप्टर जोर देता है। निर्देश संबंधी जो अधिकारता है, रेफरेंस संबंधी जो अधिकारता है, उसका प्रयोग कोई भी न्यायालय कर सकता है, ठीक है। कोई भी न्यायालय कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, इन दोनों में किसी के द्वारा किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत मामले में अंतर्विष्ट कोई भी अधिनियम, जैसा कि हमने बताया अधिनियम या उसके किसी उपबंध की वैधता के बारे में, ठीक है, उसकी किसी सेक्शन की वैधता के बारे में, विधि संबंधी प्रश्न, ठीक है, विधि संबंधी कोई प्रश्न है तो उसी पर केवल विचार किया जाएगा, तथ्य संबंधी प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा, जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। और जो रिवीजन की के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, रिवीजन की जो पावर है ये केवल सेशन न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, दो को होती है, ठीक है। डिवीजन की जो पावर है वो सेशन न्यायालय को होती है और उच्च न्यायालय को होती है। और ये जो कोर्ट है ये नीचे की कोर्ट से रिकॉर्ड को ऊपर की कोर्ट में मंगा सकते हैं, ठीक है। उसमें आगे क्या जांच करनी है, क्या नहीं करना, क्या सुनवाई हुई है, क्या देखा है नीचे की कोर्ट से, तो उससे पूरे रिकॉर्ड को वो ऊपर की कोर्ट में या ऊपर की अदालत में, सेशन न्यायालय में, हाई कोर्ट में मंगा सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन कोर्ट को वो सभी पावर्स होती हैं। डिवीजन कोर्ट उन सभी पावर्स का प्रयोग कर सकता है जो कि एक अपीलीय कोर्ट को होती हैं, ठीक है। तो रिवीजन कोर्ट में आपका हाई कोर्ट है और कोर्ट ऑफ सेशन है, ये दोनों ही रिवीजन कोर्ट की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका कि जहां किसी न्यायालय को ये समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले में कोई ऐसा प्रश्न किसी विधि को लेकर के है जो लॉ से संबंधित कोई क्वेश्चन है, और जहां पर न्यायालय अपना विनिश्चय नहीं कर पा रहा है, तो वो ऐसे किसी मामले में जो कि उस मामले का निपटारा किए जाने के लिए आवश्यक है, अपनी राय सहित तो उच्च न्यायालय को वो प्रेषित कर देगा, जिसके में न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई ऐसा मामला घोषित तो उसमें नहीं किया गया है, तो जो नीचे की कोर्ट है वो ऊपर की कोर्ट को कारणों सहित उल्लिखित करते हुए कि क्या मामला है, क्यों क्या इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि लग रहा है उनको कि ये कुछ गलत है, अप्रवर्तनशील है, अविधिमान्य है, तो मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय को विनिश्चय के लिए भेज देगा। स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा में विनियम से साधारण खंड अधिनियम 1897 में या किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में यथा परिभाषित कोई भी विनियम अभिप्रेत है। देखिए, जनरल क्लॉजेस एक्ट आप उठाएंगे तो जनरल क्लॉजेस एक्ट सबसे पुराना ही अधिनियम है, और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी नए नए अधिनियम होते हैं वो सब उसी पर आधारित हैं, ठीक है। वो सभी अधिनियम उसी पर आधारित हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट पर। कि एक साधारण खंड अधिनियम जो है वो पर्टिकुलर एक केंद्र के उसमें बना हुआ है, ठीक है। साधारण खंड अधिनियम पर्टिकुलर एक केंद्रीय अधिनियम है। उसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य साधारण खंड अधिनियम बनाए हुए हैं। अब उनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही एक्टों में बिल्कुल समानता है, केवल राज्य के लिए राज्य का नाम दे दिया गया है और केंद्र के लिए पूरा एक साधारण खंड अधिनियम लिख दिया गया है, ठीक है। साधारण खंड अधिनियम आप देखेंगे, नेट पर देखिएगा, अगर आपके पास है तो नेट पर चेक कर लीजिएगा। साधारण खंड अधिनियम में वो सभी परिभाषाएं, किसका क्या अर्थ होगा, क्या नहीं होगा, किसको कैसे डील किया जाएगा, वो सब कुछ साधारण खंड अधिनियम में लिखा हुआ है, ठीक है। जितने भी नए नए एक्ट बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, सब उसी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है यह कहता है कि यदि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट, दो के लिए है केवल सेक्शन 2, सेशन न्यायालय के लिए है या महानगर मजिस्ट्रेट के लिए है, अपने समक्ष लंबित किसी मामले में जिसे के उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ठीक समझती है, तो वह ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि प्रश्न को उच्च न्यायालय में विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है।
यानी कि जिस पर सबसेक्शन 1 के प्रावधान लागू नहीं होते, यानी कि किसी सेशन न्यायालय या किसी महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, पैदा होता है, तो वो उस मामले को विनिश्चय के लिए, उस मामले में आवश्यक राय लेने के लिए उसे निर्देशित कर सकता है। ठीक है, मामले को सुनवाई में उठने वाले किसी भी विधि संबंधी प्रश्न को हाई कोर्ट को विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है कि हाई कोर्ट उस पर अपना विनिश्चय दे। ठीक है, हाई कोर्ट उस पर अपनी ओपिनियन वगैरह जो भी है, जो भी जैसे भी उसको बनता है, वो हाई कोर्ट वहां से नीचे की कोर्ट को भेजेगा। तो ये जो सेक्शन है, सब सेक्शन जो 2 है, ये केवल सेशन कोर्ट, ठीक है, और महानगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट, केवल 2 को लागू होता है। क्लियर हो गया होगा। अब लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखें, ये भी लिखा होगा उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। ठीक है, लंबित किसी मामले में जिसे कि उपधारा 1 के उपबंध, यानी कि वो कोई मामला किसी अधिनियम को लेकर के नहीं है, किसी अध्यादेश को लेकर के नहीं है। ठीक है, अध्यादेश को, अधिनियम को या किसी विनियम से संबंधित कोई मामला नहीं है, तब वो मामला जो उस प्रकरण से संबंधित है, लंबित किसी मामले में, ठीक है, अपने समक्ष लंबित किसी मामले में, ठीक है, यहाँ भी मामला इनके समक्ष लंबित है, लेकिन यहाँ जो बात कही गई है वो किसी अधिनियम को, अध्यादेश को या विनियम की संबंधित किसी भी विधि संबंधी, लॉ संबंधी क्वेश्चन को लेकर के कही गई है। लेकिन यहाँ सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मामला लंबित है, लेकिन वो उस किसी अधिनियम को लेकर के, किसी विनियम को लेकर के, किसी अध्यादेश को लेकर के नहीं है, केवल लंबित मामला है। उस लंबित मामले को लेकर के कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उसको लेकर के वो हाई कोर्ट को इस संबंध में उसकी ओपिनियन के लिए, राय के लिए भेजेंगे, और वो उस पर अपनी राय हाई कोर्ट, संबंधित सेशन न्यायालय को या महानगर मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कोई न्यायालय जो कि उच्च न्यायालय को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक अभियुक्त को जेल के सपुर्द कर सकता है या अपेक्षा किए जाने पर हाजिर होने के लिए जमानत पर छोड़ सकता है। यानी कि जो सबसेक्शन 3 है वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने कोई मामला जो कि हाई कोर्ट को भेजा है, तो हाई कोर्ट को भेजे जाते समय से लेकर के जब तक वहां से आ नहीं जाता, तब तक के लिए आप उस अभियुक्त व्यक्ति को जेल के सपुर्द कर सकते हैं, या फिर उसे जमानत पर अगर छूटा हुआ है और मामला जमानती है, या वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि हाँ सर, जब भी आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। अब हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन होता क्या है कि वो डेट डाल देते हैं फाइल पे। ठीक है, 15-15 दिन की डेट डालते रहे। मान ली हाई कोर्ट से, ठीक है, कोई मामला 1 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, तो 15-15 दिन की डेट डलती रहेगी। उस 15-15 दिन की डेट पर या 8-8 दिन की डेट पर वो व्यक्ति आएगा, न्यायालय में अपनी अटेंडेंस लगा करके चला जाएगा। ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ती है कि किसी से, क्योंकि जमानत पर है, तो वही और कोई मामला वैसा गंभीर है तो उसको लेकर के उस व्यक्ति को जेल के सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम जेल से बुला लेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसके फरार होने की संभावना है या फरार हो सकता है, तो उसको जेल ही भेज देते हैं। तो कोई न्यायालय जो कि उच्च न्यायालय को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन निर्देश करता है, जो भी न्यायालय करेगा, हाई कोर्ट को निर्देश करता है, तो वो उस अभियुक्त व्यक्ति को जेल के सपुर्द करवा देगा, या फिर उसे जमानत पर जो छूटा हुआ है, तो बार बार उसको आने के लिए बोल देंगे कि जब भी आवश्यकता पड़ती है आप आ जाइए। तो उसमें कोर्ट में केवल फाइल पर डेट डल जाती है और वो आते रहते हैं। उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा, अगर उच्च न्यायालय ने विनिश्चित कर दिया है, तो जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है, तब उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वो ठीक समझे, और उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा ऐसा निर्देश किया गया था, और वह न्यायालय उस मामले को उस आदेश के अनुसार निपटारा करेगा। यानी कि अगर सेशन न्यायालय ने भेजा है, महानगर मजिस्ट्रेट ने भेजा है, लोअर कोर्ट ने भेजा है, जिस न्यायालय ने भी भेजा है, उस न्यायालय को उसकी हाई कोर्ट अपनी ओपिनियन के साथ में कि क्या डायरेक्शन देना है, क्या रेफरेंस दिया है, उसकी कॉपी लगा करके और वो भेज देगा किसको, उस नीचे की कोर्ट को। और नीचे की कोर्ट उस पर फिर उसके जो उसने डायरेक्शन दिया है, ठीक है, जो भी अपनी ओपिनियन दी है, जो भी निर्देश दिया है, और निर्देश के अकॉर्डिंग अब वो उस पर कार्य करेंगे।
ठीक है। अब उच्च न्यायालय यह भी निर्देश दे सकता है कि ऐसे निर्देश का खर्चा कौन देगा, यानी कि इस तरह की जो ओपिनियन कोर्ट ने, ऊपर की कोर्ट ने भेजी, हाई कोर्ट ने भेजी है, तो उसमें जो भी खर्चा है, ठीक है, जो भी खर्चा है वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी कोर्ट निर्देश दे सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन दे सकता है, देगा नहीं है, दे सकता है कि ऐसे निर्देश का खर्चा कौन वहन करेगा। ठीक है, किसके द्वारा इस तरह के डायरेक्शन में दी गई ओपिनियन का जो भी खर्चा है वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी आदेश कोर्ट दे सकती है। अगला प्रश्न है, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन होता है। रिवीजन में जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं रिवीजन कर लो। तो रिवीजन करना यानी कि उसी जो हमने याद किया था उसे हम दोबारा देखेंगे। और रिवीजन में क्या है कि कुछ चीजें और हमें ज्यादा याद हो जाती हैं। रिवीजन करते हैं तो बार बार रिवीजन करेंगे तो चीज समझ में आती है, और पहले 10 लाइनें याद थी तो उसके बाद जब रिवीजन करते हैं तो 15 याद हो जाती हैं, फिर रिवीजन करते हैं 20 लाइन याद हो जाती हैं, फिर पूरा एक पेज याद हो जाता है। तो इस तरह से रिवीजन नीचे की अदालत का के द्वारा दिए गए आदेश का ऊपर की अदालत में रिवीजन किया जाता है। रिवीजन अर्थात पुनरीक्षण, पुनरीक्षण अर्थात उसका दोबारा निरीक्षण किया जाना। ठीक है, रिवीजन की पावर उसी अदालत को नहीं होती है, ये जो पावर है ये कोर्ट ऑफ सेशन को है और हाई कोर्ट को है। ठीक है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ये रिवीजन की पावर का प्रयोग करते हैं। रिवीजन की पावर में होता क्या है कि ये अपने पास रिकॉर्ड मंगा लेते हैं। ठीक है, नीचे की अदालत से रिकॉर्ड जो है, हालांकि आजकल तो ऑनलाइन भी हो गए हैं, दूसरा है कि उनकी पत्रावलियां की आवश्यकता नहीं पड़ती, नकल मंगा करके काम चल जाता है। उच्च न्यायालय या कोई भी सेशन न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी भी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है, और ऐसे अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी भी दंडादेश का निष्पादन निलंबित रखा जाए, और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बंद पद पर छोड़ दिया जाए। हमने क्या किया, नीचे की अदालत से हम किसी आदेश से संतुष्ट हैं, ठीक है, और आदेश से संतुष्ट होने के बाद में हमने उसका रिवीजन कर दिया। ठीक है, हमने उसका रिवीजन किया। रिवीजन किए जाते समय न्यायालय देखेगा कि हाँ क्या रिवीजन सबसे पहली डेट जो होती है क्या रिवीजन लाई करता है या नहीं करता है। अगर रिवीजन लाई नहीं करता है, ठीक है, रिवीजन लाई नहीं करता है तो वो मना कर देगा, और मना करने के बाद में उस फाइल को वापस कर देंगे और उसकी जो कॉपी है वो उसमें लग जाएगी। ठीक है, वो कॉपी उसमें लग जाएगी उसी फाइल में आज का रिवीजन किया गया था। जिस कोर्ट में रिवीजन आप करते हैं तो उस कोर्ट की अगर रिवीजन खारिज हुआ है तो वो आकर के कॉपी नीचे की अदालत में लग जाती है। और अब रिवीजन आपने यहाँ किया, ऊपर की कोर्ट मान ली कोर्ट ऑफ सेशन में किया आपने या हाई कोर्ट में किया, तो ये उस रिकॉर्ड को जो आप रिवीजन जिन आधारों पर कह रहे हैं कि अविधिमान्य है, मनमाना है, न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं, आपको उसमें कमी दिखानी होगी कि ये कमी है और ये इन्होंने देखा नहीं है। ठीक है, इस अदालत ने इसको नहीं देखा है। तो ऐसी स्थिति में जो रिवीजन कोर्ट है वो सभी डॉक्यूमेंट मंगा सकती है, देख सकती है, उनका परीक्षण कर सकती है, और जो आप रिवीजन करेंगे वो किसी निष्कर्ष का, दंडादेश का या आदेश की शुद्धता के बारे में, वैधता के बारे में या औचित्य के बारे में, ठीक है, वैध नहीं है, औचित्यहीन है, इन सब बातों को लेकर के अवर न्यायालय के जो आदेश है उसको लेकर के आप सेशन न्यायालय में, हाई कोर्ट में जाएंगे। अब जब तक कोर्ट ऊपर से ये भी कह सकता है कि ठीक है रिवीजन एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो रिवीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई मामला नॉर्मल है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती अलग से आदेश करने की, लेकिन अगर कोई गिरफ्तारी से संबंधित या किसी व्यक्ति की जेल में रहने की से संबंधित मामला है तो कोर्ट उसमें कह सकता है कि हाँ ठीक है, जब तक ये रिवीजन यहाँ पेंडिंग है तब तक आप जो है इस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दो या उसके निजी मुचलके पर छोड़ दो। सभी मजिस्ट्रेट चाहे वे कार्यपालक हों या न्यायिक हों, और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हों या अपील अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश के अवर समझे जाएंगे।
चाहे वे सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वो कार्यपालक हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, और वे चाहे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो या अपील अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो। यानी कि बहुत से मामलों में जिनमें अपील, मान लीजिए सेशन न्यायालय के जो अधीनस्थ अगर सहायक सेशन न्यायाधीश है वहां हो रही है, ठीक है, सहायक सेशन न्यायाधीश की अपील कर रहे हैं, या फिर आप सीजेएम का किसी मामले को लेकर के अपील में गए हैं, तो सीजेएम के यहाँ या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर, ठीक है, या असिस्टेंट सेशन जज कह लीजिएगा, तो इनके यहाँ मान लीजिए आपने कोई भी मामला फाइल किया है, या तो ये स्थिति कि वो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, और आरंभिक अधिकारिता में यानी कि जिन मजिस्ट्रेट को सबसे पहले किसी मामले को सुने जाने का राइट रहता है या ट्रायल जिसके समक्ष चलता है, वो आरंभिक अधिकारिता हो गई। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आते हैं, एसडीएम भी आते हैं, डीएम भी आते हैं, साथ में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इनके द्वारा चाहे तो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग किया जाए, तो इन सब के लिए मामले का जो रिवीजन है वो कोर्ट ऑफ सेशन में हो सकता होगा। तो वो सभी जो अदालत हैं, जो कोर्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव या न्यायिक, वे सब कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ मानी जाएंगी। किन मामलों में, जिन मामलों में अगर रिवीजन कोई जाना है तो रिवीजन किए जाने के लिए वो सभी अदालतें, मजिस्ट्रेट कोर्ट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कोर्ट, ये सभी कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ ही माने जाएंगे। उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी भी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। कोई भी मान लीजिए कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, ठीक है, क्या है, समझिएगा इस बात को। उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, सेक्शन सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आप रिवीजन करने जा रहे हैं, तो रिवीजन की शक्ति का प्रयोग किसी भी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश, अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, ठीक है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बाबत नहीं किया, यानी कि उसमें प्रॉपर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा हो, कोई ऐसा आदेश है जिसकी कोई वैधता नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा आदेश है जिसके संबंध में कोर्ट ने अपना कोई भी स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है, क्लियर कट नहीं है, तो ऐसे ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर माने जाते हैं। हालांकि इंटरलोकेटरी ऑर्डर की कहीं कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है, लेकिन कोर्ट्स ने अपने अपने व्यू बनाए हुए हैं कि जहां कोई चीज क्लियर कट नहीं है या किसी व्यक्ति का कोई हित नुकसान नहीं हो रहा है, तब तक ऐसे ऑर्डर के खिलाफ आप कहीं भी रिवीजन में नहीं जा सकते हैं। तो उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त परीक्षण की शक्तियों, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी भी अपील, जांच, विचारण, ठीक है, कोई अपील चल रही है, कोई जांच चल रही है या कोई ट्रायल चल रहा है, या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बाबत नहीं किया जाएगा, ठीक है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ आप किसी डिवीजन को नहीं कर देंगे, चाहे वो मामला अपील में हो, जांच में हो या ट्रायल में हो, ठीक है। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर अगर है तो उसके खिलाफ आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, रिवीजन लाई नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायालय को किया जाता है, तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायालय को, अगर आपने एक जगह आवेदन कर दिया, हाईकोर्ट में कर दिया है, तो सेशन में नहीं करेंगे, सेशन में कर दिया तो हाईकोर्ट में नहीं करेंगे, ठीक है। तो न्यायाधीश को किया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप सोचें कि आप नीचे और ऊपर दोनों अदालतों में, सेशन कोर्ट में भी रिवीजन कर दें और हाई कोर्ट में भी रिवीजन करते हैं, तो वो लाई नहीं करेगा, दोनों जगह आपके रिवीजन मान्य नहीं होंगे। ज्यादातर आप देखते हैं एफिडेविट लगता है कि मैंने इससे संबंध में कोई भी रिवीजन उच्च न्यायालय में नहीं किया है या सेशन न्यायालय में नहीं किया है।
क्लियर हो गया। देखिए केवल ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात यहाँ पर कही गई है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। और जब न्यायालय अपनी रिवीजन पावर का प्रयोग करता है तो उसके पास जो निरंत पावर होती है, जो अंतर्निहित शक्ति होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो उस पावर को इस्तेमाल करता है। अब आप देखिए कि जो भरण पोषण के मामले हैं, भरण पोषण के मामले में अंतरिम भरण पोषण जब पारित किया जाता है तो कोर्ट केवल उसमें कुछ बातों को देखते हुए, कुछ तथ्यों को देखते हुए वो ऑर्डर पास कर देता है। तो एज ए वो एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर की तरह कार्य करता है और उसके खिलाफ भी जो है आप रिवीजन जो है वो लाई नहीं करता, ठीक है। रिवीजन नहीं जा सकते हैं आप जो है, जब वो फाइनल हो जाता है तब आप उसमें रिवीजन भी कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर को पर्टिकुलर कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाएगा या ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं माना जाएगा। कोर्ट के अपने अपने व्यू हैं, कोर्ट किस नजरिए से उसे देखता है ऑर्डर को, तब उसके बाद उसमें ये डिसाइड होता है कि हाँ ये रिवीजन योग्य है या नहीं है। ठीक है, बस ये चीज के लिए समझ लीजिएगा कि जो परीक्षण के लिए आवेदन है, रिवीजन के लिए आवेदन है, वो आप एक ही जगह दाखिल कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट में करें या सेशन कोर्ट में करें। आप अगर लोअर कोर्ट में नहीं करना, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं करना चाहते हैं, तो सीधे आप हाई कोर्ट में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देखिए बहुत से कुछ मामले ऐसे भी डिसाइड हुए हैं, अब क्योंकि ये कहीं डिसाइड नहीं है कि कौन सा मामला इंटरलोकेटरी ऑर्डर की श्रेणी में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। केवल ये दिया हुआ है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन में नहीं जाएंगे। 482 के तहत व्यक्ति कोशिश करता है कि हाईकोर्ट अपनी निरंतर पावर का प्रयोग करते हुए उसे स्वीकार कर ले, ठीक है। तो वो भी उसमें ये देखेगा कि हाँ वास्तव में उस पर उसकी पावर अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तभी वो ऐसे डिवीजन को हाईकोर्ट एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, काफी सिंपल वर्डिंग में ये लिखे हुए हैं सब कुछ। प्रश्न अगला है, सेक्शन की जांच करने का आदेश देने की शक्ति। ये सेक्शन कहता है कि जांच करने का आदेश देने की शक्ति किसी भी अभिलेख की धारा 397, जो इससे पहला सेक्शन था, 397 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश, कौन कौन है, परीक्षा करने पर अन्यथा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है, या सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे किसी परिवाद की जो कि धारा 203 या 204 की उपधारा 4 के अधीन खारिज कर दिया गया था, परिवाद पर कोई मामला दाखिल किया गया है और 203 204 के अधीन वो खारिज कर दिया गया है, या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले में जो कि उन्मोचित कर दिया गया है, अतिरिक्त जांच स्वयं करे
या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के द्वारा कराए, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे कराए जाने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। यानी कि कोई मामला रिवीजन में गया, रिवीजन में अगर कोई बात आती है कि इसमें ये जांच नहीं की गई थी, ठीक है, किसी प्रकरण में नीचे की अदालत ने जांच नहीं की है सही प्रकार से, विदाउट जांच किए ये मामला एक्सेप्ट किया है, या आगे इसमें वारंट जारी किया, या व्यक्ति को बुलाया गया, या उसको ये पनिश किया गया, तो वो सबके विषय में जो उच्च न्यायालय, अगर मान लीजिए व्यक्ति ने उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इनके समक्ष कोई रिवीजन फाइल किया है, तो वो किसको, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, या सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे रहे हैं कि या तो वो उस मामले की जांच स्वयं करवाएं, ठीक है, या तो स्वयं करें या किसी अन्य मजिस्ट्रेट से को इसके लिए निर्देशित कर सकते हैं, वो भी इनकी जांच कर सकता है। जबकि कोई मामला धारा 203 या 204 की उपधारा 4 के अधीन अगर किसी कोई कंप्लेंट है जो खारिज कर दी गई है, परंतु कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो कि उन्मोचित कर दिया गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई भी निर्देश तभी देगी तब कि इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो। तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति को उन्मोचित किया जाना यानी उसे छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो दोनों स्थितियों में तो दूसरी पार्टी क्या कहेगी, दूसरी पार्टी जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया और अपराध के संबंध में कोर्ट ने मुझको डिस्चार्ज कर दिया, तो अब डिस्चार्ज कर दिया तो ए वर्सेस बी के बीच मामला है, तो ये ए बी ने किया, बी को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो बी ए जाएगा कोर्ट में, उसका रिवीजन करेगा कि साहब ये सब गलत है, अविधिमान्य है, मनमाना है, असंवैधानिक है, वो सब बातें लिखेंगे। बातें लिखने के बाद ये बताएंगे, कोर्ट को बताएंगे कि साहब इस तरह से इस व्यक्ति को पुनः इस पर चार्ज आरोपित किए जाने चाहिए, आरोपी बनाया जाए, क्यों बनाया जाए वो सब बात आपको लिखनी होगी, तब उसके बाद कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी। तो परंतु जहां कोई भी न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निर्देश तभी देगा जबकि इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो। यानी कि अब वो कोर्ट तब का जब नीचे वकील, भाई लिख के किसको देना है, वकील को देना है, पूरा वकील बनाएगा ड्राफ्टिंग, वो करेगा कि हाँ मामला क्यों आवश्यक है, एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाना गलत क्यों है, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज किया गया है वो गलत तरीके से डिस्चार्ज किया गया है, तो इसके संबंध में वो अपना व्यू लिख करके कोर्ट को देगा, फाइल करेगा, तब कोर्ट उस पर डिसीजन लेगी। देखिए रिवीजन की जो पावर है, ध्यान से समझिएगा, हाई कोर्ट को रिवीजन की पावर 3 जगह से मिलती है। हाई कोर्ट जो है रिवीजन की पावर 3 जगह से लेता है, एक सेक्शन 397 से ले रहा है, एक 401 से ले रहा है, ध्यान से समझिएगा, सीआरपीसी का सेक्शन 397 से ले रहा है और 401 के प्रावधानों से ले रहा है, और संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत ले रहा है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 227 से भी रिवीजन की पावर ले रहा है हाई कोर्ट, और जो उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है, ठीक है, जो 5 प्रकार की रिट है उसमें उत्प्रेषण की जो रिट है, उस उत्प्रेषण की रिट के द्वारा भी हाई कोर्ट को रिवीजन की पावर या रिवीजन एक्सेप्ट किए जाने के संबंध में या रिवीजन को सुने जाने के संबंध में पावर है वो मिलती है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का। 397 ध्यान रखिएगा, 397 में रिवीजन के संबंध में अगर आता है तो रिवीजन की पावर जो 397 में दे रखी है, और हाईकोर्ट जो है रिवीजन 3 जगह से रिवीजन की जो सुने जाने की पावर है वो लेता है।
सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां। सेशन कोर्ट के पास रिवीजन की जो क्या क्या पावर है कि ऐसे किसी कार्रवाई के मामले में जिसका केवल एक सेशन न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है या उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग वह धारा 401 की उपधारा 1 के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है। धारा 401 के अधीन जिन पावर्स का प्रयोग हाईकोर्ट कर रहा है उन्हीं पावर्स का प्रयोग कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है। ठीक है, रिवीजन की उन सब शक्तियों का प्रयोग जो कि धारा 401 में हाईकोर्ट कर रहा है उन्हें सेशन न्यायालय भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जहां सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्रवाई उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ कर दी गई है, यहाँ उपधारा 1 है, इसके अधीन अगर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तो वहां धारा 401 की उपधारा 2, 3, 4 और 5 के उपबंध जहां तक हो सके ऐसी कार्रवाइयों को लागू होंगे और उक्त उपधाराओं में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह सेशन न्यायालय के प्रति निर्देश है। तात्पर्य है कि वो सभी कुछ कार्रवाइयां जो कि हाईकोर्ट के पास हैं संबंधित रिवीजन के लिए जो पावर्स हैं वो सभी पावर्स यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन को भी बताई गई हैं कि वो सभी पावर जो 401 के तहत जो हाईकोर्ट दे रहा है यूज कर रहा है वो सभी पावर्स यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन भी उनको प्रयोग कर सकता है। जहां किसी व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्रवाई उच्च न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में ग्रहण नहीं की जाएगी। बस हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष अगर रिवीजन फाइल किया है, ठीक है, सेशन न्यायालय के समक्ष अगर रिवीजन फाइल किया है तो वहां अगर जो भी मामला रिवीजन में लास्ट हो गया है, रिवीजन में वो चीज आपकी एक्सेप्ट की गई या नहीं की गई या सुनवाई हुई या नहीं हुई, कोर्ट ने माना या नहीं माना, जो भी है वो डिसीजन फाइनल होगा। उसके बाद आप अब इस रिवीजन को ले जा करके हाई कोर्ट द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जो करेंगे वो अपील होगी, रिवीजन नहीं होगा। 482 के तहत जा सकते हैं आप, ठीक है, 482 के तहत भी जा सकते हैं या अपीलीय पावर्स जो हैं दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप बड़े न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्लियर। तो जहां किसी व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया गया है तो वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का जो निर्णय निश्चय अंतिम होगा, यानी कि इस तरह का रिवीजन आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट के समक्ष जाकर के भी रिवीजन करें तो नहीं होगा। अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। अपर सेशन न्यायाधीश यानी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले में जो कि सेशन न्यायाधीश के किसी भी साधन या निर्देश या आदेश के द्वारा या अधीन उसे अंतरित किया गया है, सेशन न्यायाधीश की इस अध्याय के अधीन सब शक्तियां प्राप्त होंगी और वह इनका प्रयोग कर सकता है। यानी कि जो पावर्स यहाँ पर सेशन कोर्ट को थी वही पावर यहाँ पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को भी दी गई है। यानी कि वो यहाँ से मामले को ट्रांसफर करके रिवीजन जाते हैं, रिवीजन लेकर के सीधे, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन ही सुनेगा तो नहीं, सेशन न्यायाधीश सुनेगा, नहीं, वो तुरंत लेगा। जितने भी कोर्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उनमें से किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, उस केस को ट्रांसफर होते हैं, वहां ट्रांसफर पर वहां सुनवाई होती है। ठीक है, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की भी वही पावर है। ठीक है, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन की भी वही पावर है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन की है, क्योंकि वो एडिशनल है, केवल अतिरिक्त है, तो क्योंकि एक ही कोर्ट पर अधिक बोझ आ जाएगा, ऐसी स्थिति में ये मामले का जो सुनवाई है वो अन्य अदालतें भी कर सकती हैं। अन्य अदालतों में अब जो अपर सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं उनको मामले अंतरित कर दिए जाते हैं, तो उनको भी वही पावर रहती है। ठीक है, 401 कहता है कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति। हाईकोर्ट्स की पावर्स को यहाँ बताया गया है 401 में। हाईकोर्ट्स की पावर्स में कहा गया है कि ऐसे किसी कार्रवाई के मामले में जिसका कि अभिलेख उच्च न्यायालय ने, 401 समझना, अभी हम 401 ही पढ़ रहे थे। 401 में कहा गया कि ऐसे किसी मामले में जिसमें कि जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है और वो धारा 386, 89, 90 या 91 के द्वारा अपील न्यायालय को है धारा 307 के द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है, और जब वे न्यायाधीश जो कि पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन है की राय में समान रूप से विभाजित है, तब मामले का निपटारा धारा 392 के द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा। वही प्रोसेस
यानी कि ऐसे किसी कार्रवाई के मामले में जिसमें हाई कोर्ट ने कोई रिकॉर्ड मंगाया है, जिसका कि अभिलेख हाई कोर्ट ने स्वयं मंगवाया है, या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, और वो धारा 386 हमने पढ़ा था, 386 है, 89 है, 390 और 391 के द्वारा अपीलों में पढ़े थे हमने। ये अपील न्यायालय को है, अपील न्यायालय के रूप में कार्रवाई कर रहे हैं, और वो कोई रिकॉर्ड नीचे से मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। यह धारा 307 के द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वाभाविकांशात, और धारा 307 के अधीन जो सेशन कोर्ट को पावर दी गई है, उन शक्तियों के आधार पर वो किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और जब वे न्यायाधीश जो कि पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन है, ठीक है, पुनरीक्षण न्यायालय में, रिवीजन न्यायालय जो सुन रहा है, उस रिवीजन न्यायालय में एक या दो जो भी न्यायाधीश हैं, कुछ ऐसे विशेष मामलों को लेकर के होते हैं, ठीक है, विशेष मामलों को लेकर के पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन है, दो लोग हैं, दो न्यायाधीश हैं, और उनकी राय समान रूप से व्यक्त है, एक कह रहा है हाँ, एक कह रहा है ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो उस मामले का निपटारा है वो 392 के द्वारा उपबंधित तिथि से किया जाएगा, उसको हटा करके उसी प्रकार से करेंगे मैं, ठीक है, तीसरे जज को भेज देंगे, और जहां उसकी राय उसके साथ मिल जाएगी उसको उसी आदेश के साथ में भेज दिया जाता है। इस धारा के दिन कोई भी आदेश जो कि अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक न किया जाएगा जब तक कि उसे अपनी प्रत्यक्षा में या तो स्वयं या पीड़ित द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो। अगर कोई ऐसा आदेश है जो कि उस अभियुक्त व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो कोई भी आदेश तब किया जाएगा जबकि उस अभियुक्त व्यक्ति को या उसके साथ उसके अधिवक्ता को सुना गया हो। इस धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संप्रवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इस धारा की कोई बात, ठीक है, ये पुनरीक्षण शक्ति में आप रिवीजन पावर्स में जा रहे हैं, तो रिवीजन में जाकर के आप ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति रिवीजन में गया है तो उसका दोष मुक्ति का जो निष्कर्ष है उसको आप दोष सिद्धि में बदलवाना चाहें तो नहीं बदल सकती है कोर्ट, ठीक है, दोष सिद्धि, क्योंकि रिवीजन जो सुनवाई की जा रही है वो केवल उन्हीं फैक्टों के आधार पर कि हाँ इसमें गलत है सही क्या है, तो कोर्ट इसमें दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित या उनको चेंज करने वाले पावर कोर्ट के पास नहीं है। जहां इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु कोई अपील की नहीं जाती है तो वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो कि अपील कर सकता था पुनरीक्षण की कोई भी कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है, आपने अपील हो सकती थी, अपील आपने की नहीं है और आप चाह रहे हैं कि उसमें रिवीजन करना, तो नहीं, रिवीजन इसमें आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जाता है और उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उसमें कोई भी अपील नहीं होती है, यानी कि व्यक्ति ने रिवीजन फाइल कर दिया, ठीक है, इस धारा के अधीन अपील होती है, जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति के द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर दिया गया, अपील होनी थी लेकिन आपने फाइल कर दिया रिवीजन, ठीक है, के लिए आवेदन किया जाता है और उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया, तो कोर्ट को बताना पड़ता है कि साहब हमें ये पता था कि ये इस तरह से हो सकता है, गया था कि उसमें कोई व्यक्ति आधार पर किया गया था कि कोई भी अपील नहीं होती है, ठीक है, रिवीजन हमने इसलिए किया कि उसमें कोई अपील नहीं होती लेकिन अपील हो सकती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय परीक्षण के लिए आवेदन को अपील की अर्जी मान सकता है। तो हम उसी कोर्ट से कह देंगे कि ठीक है साहब, हमारा ये जो आवेदन है जो हमने रिवीजन के लिए किया है इसी को आप अपील की अर्जी मान करके इस पर कार्रवाई आगे कीजिए और उस पर तदनुसार कार्रवाई कर सकता है। क्लियर, उसी जो हमने रिवीजन के लिए किया था उसी को हम जो फिर अपील के लिए मनवा करके और उस पर कार्रवाई को आगे बढ़वा देंगे। 402 कहता है कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति, रिवीजन के जो मामले हैं उनको वापस लिया जाना या उनको ट्रांसफर किए जाने की जो पावर है उसके संबंध में ये सेक्शन प्रावधान करता है। ये कहता है कि जब एक ही विचारण में दोष सिद्ध एक या अधिक व्यक्ति रिवीजन के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं, जब एक ही विचारण में दोष सिद्ध एक या अधिक व्यक्ति रिवीजन के लिए आवेदन हाईकोर्ट में करते हैं और उसी विचार में दोष सिद्ध कोई अन्य व्यक्ति रिवीजन के लिए आवेदन सेशन न्यायालय को करता है, ठीक है, कुछ लोगों ने किया हाईकोर्ट को कर दिया, कुछ लोगों ने किया वो सेशन कोर्ट को कर दिया, तब उच्च न्यायालय पक्षकारों की सुविधा और अंतर्गत प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय करेगा कि
दोनों में से कौन सा न्यायालय परीक्षण के लिए आवेदनों का अंतिम रूप से निपटाएगा। और जब उच्च न्यायालय का यह विश्वास करता है, ये निश्चय करता है कि परीक्षण के लिए सभी आवेदन उसी के द्वारा निपटाए जाने चाहिए, तो उच्च न्यायालय यह निर्देश देगा कि सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित परीक्षण के लिए आवेदन उसे अंतरित कर दिए जाएं। और जहां उच्च न्यायालय यह निश्चय करता है कि परीक्षण के आवेदन उसके द्वारा निपटाए जाने आवश्यक नहीं है, तो वह यह निर्देश देगा कि ऐसे किए गए परीक्षण के आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर दिए जाएं। बस कुछ नहीं, केवल सिंपल सी बात थी कि ए और बी ये दो लोग हैं, ये दो सिद्ध किए गए। ए ने किया हाई कोर्ट में रिवीजन, बी ने किया कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन। अब हाई कोर्ट इस चीज को डिसाइड करेगा कि जो रिवीजन का मामला है वो मेरे द्वारा सुना जाएगा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा सुना जाएगा। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि ठीक है कोर्ट ऑफ सेशन को सुनना चाहिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन के लिए आदेश कर देगा। और उसे ऐसा लगता है कि अगर हाई कोर्ट में या मेरे द्वारा ही सुना जाना चाहिए, तो वो खुद इस मामले को डिसाइड करेगा। बाकी कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। इसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायालय उसे इसी प्रकार निपटाएगा कि वह उसके समक्ष सम्यक तय किया गया आवेदन था। यानी कि अगर नीचे की अदालत से या कोर्ट ऑफ सेशन से वो मामला ऊपर की ओर चला गया हाई कोर्ट को, ठीक है, अब क्योंकि उसने हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है मैं ही निपटारा करूंगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन से वो एप्लीकेशन मंगा ली जाएगी। ठीक है, वो एप्लीकेशन मंगा ली जाएगी और उसका विनिश्चय उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे कि वो उस पर प्रारंभ से सुनवाई कर रहा है। और जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायालय को अंतरित किया जाता है, तब न्यायाधीश उसे इसी प्रकार निपटाएगा। मानो अगर मामला सेशन न्यायाधीश के समक्ष ही सुनवाई के लिए है, कोर्ट ने कह दिया है, जैसे यहाँ सब सेक्शन 1 में कह दिया था कि हाई कोर्ट भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। हाई कोर्ट कर रहा है तो उसके पास रिकॉर्ड वहां से मंगा लिया जाएगा। सेशन कोर्ट कर रहा है तो ऊपर की कोर्ट उसको नीचे की कोर्ट के लिए भेज देगी करने के लिए। जहां पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय के द्वारा सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर दिया जाता है, वहां उस व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा पर जिसके पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए हैं, पुनरीक्षण के लिए कोई भी और आवेदन उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में नहीं किया जाएगा। सेम वही स्थिति है पिछली धारा की तरह कि जहां पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर दिया जाता है, तो वहां उस व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा पर जिनके पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए हैं, पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन आप दोबारा उनमें से जो आवेदन आपने रिवीजन के लिए लगा दिया, आप दोबारा उसको किसी भी उच्च न्यायालय में अन्य न्यायालय में आप इसके लिए रिवीजन फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, जब एक बार आप रिवीजन फाइल कर चुके हैं तो दोबारा उसके लिए उसी कोर्ट में या किसी अन्य कोर्ट में आप रिवीजन की अपनी अधिकारता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय का विकल्प, पक्षकारों को सुनेगा। इस संहिता में अव्यक्त रूप से जैसा कि उपबंधित है उसके सिवाय जो न्यायालय अपनी रिवीजन पावर की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उसके समक्ष स्वयं या पीड़ित को सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है। इस संहिता में अव्यक्त रूप से जैसा कि प्रावधान दिया गया है उसके सिवाय जो न्यायालय अपनी रिवीजन की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, रिवीजन पावर का प्रयोग कर रहा है, उसके समक्ष स्वयं या पीड़ित द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है। किंतु यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को स्वयं या उसके पीड़ित को सुन सकता है। डिवीजन कोर्ट है, कोर्ट स्वयं करती है, लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि कहने की बात है लेकिन वकील के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, वकील के माध्यम से भी पूरा मामला निपटाया जाता है कि वकील ही आएगा, दोनों पक्षकारों के वकील उपस्थित होंगे, पक्षकार उपस्थित होंगे और उनकी मौजूदगी में फिर वो मामले का निपटारा किया जाता है। तो कोर्ट एक फाइल को कब तक पढ़ेगा, ठीक है ना। 404 कहती है कि महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन का उच्च न्यायालय के द्वारा विचार किया जाना। जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट का अभिलेख धारा 397 के अधीन मंगाया जाता है, ठीक है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट के निर्णय से संबंधित दस्तावेजों को मंगाते हैं, तब वह मजिस्ट्रेट अपने विनिश्चय या आदेशों के आधारों का और किन्हीं ऐसे तथ्यों का जिन्हें कि वह विवादक के लिए तात्विक समझता है वर्णन करने वाला कथन अभिलेख साथ में भेजेगा और न्यायालय उक्त विनिश्चय आदेश को उलटने या पास करने से पूर्व ऐसे कथन पर विचार करेगा। यानी कि नीचे के जो महानगर मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, महानगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने अगर मामले को ऊपर भेजा है तो वो अपने सभी कथनों को अभिलिखित करते हुए कि क्या क्या इसमें मामला जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उन सबको लिखित कथन तैयार करते हुए उसे फिर ऊपर हाई कोर्ट को भेजेगा।
ठीक है, तब वह मजिस्ट्रेट अपने निश्चय या आदेश के आधारों पर और किन्हीं भी ऐसे तथ्यों पर जिन्हें वह विवाद उसके विवाद सुलझाए जाने के लिए तात्विक समझता है, ठीक समझता है, उनका वर्णन करते हुए ऐसे अभिलेख को न्यायालय के पास भेज सकता है। धारा 405 है कि उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। बहुत सिंपल सी बात है कि ऊपर की कोर्ट ने रिवीजन आपने किया, कोई ऑर्डर पास कर दिया, या जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई भी मामला इस अध्याय के अधीन रिवीजन के लिए आता है तो वो धारा 388 के द्वारा उपबंधित रीति से अपना विनिश्चय या आदेश प्रमाणित करता है, प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेज देगा निचली अदालत को, जिसके द्वारा परीक्षण निष्कर्ष दस्तावेज आदेश अभिलिखित किया गया था, पारित किया गया था, और तब वह न्यायालय जिससे कि विनिश्चय या आदेश हेतु प्रमाणित करके ऐसा कागज भेजा गया है, दस्तावेज जो भेजा गया है, ऐसे आदेश करेगा जो ऐसे प्रमाणित विनिश्चय के अनुरूप है। यानी कि नीचे की अदालत वहां फिर उसी डायरेक्शन में उसी हिसाब से कार्य करेगी जैसा कि ऊपर की अदालत ने उनको ऑर्डर दिया है। ठीक है, सीधी सी बात है, कॉपी आएगी, कॉपी आ करके उसमें पार्टी कॉपी लेकर के आती है, ऊपर से लेके आती है कोर्ट से, सेशन न्यायालय से या हाई कोर्ट से, और लेकर के उसको नीचे लगा देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई चलती है। ठीक है, तो यहां तक का मामला कंप्लीट हो चुका है। क्या कहने हैं सर, सेक्शन कैसे याद करें? देखो मंजू जी, सेक्शन याद करने का एक तरीका बहुत ज्यादा डेफिनेट वो तो नहीं होता है कि एकदम निश्चित हो, लेकिन हम कुछ चीजों को रिलेट करते हुए चल सकते हैं, एक कहानी सी बना करके। ठीक है, एक कहानी सी बना करके उसे हम याद कर सकते हैं, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ते हुए। इसमें सभी सेक्शन तो याद नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ये बार बार पढ़ते रहने से चीजें सब याद आ जाती हैं कि कहाँ कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेक्शन पिछला सेक्शन अगले सेक्शन से, या उससे अगला सेक्शन उससे पिछले सेक्शन से थोड़े से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, थोड़े से रिलेटेड रहते हैं, तो उसको देखते हुए हम ये समझते हुए चल सकते हैं कि ये सेक्शन इससे पिछला ये था और उससे अगला ये है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेक्शन 395 ये हाई कोर्ट को डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 395 हाई कोर्ट को डायरेक्शन की बात करता है। अब हाई कोर्ट को जब डायरेक्शन भेजा गया, निर्देश दिया गया, इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक है रेफरेंस को लेकर के, दूसरा है रिवीजन को लेकर के। तो पहले जो बात की गई है रेफरेंस की बात की गई है, तो हाई कोर्ट को डायरेक्शन भेजा गया, इसके बाद हाई कोर्ट उस डायरेक्शन का जो भी मामला आया है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार मामले का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद कीजिए कि 395 तो हमें डायरेक्शन भेज रहा है हाई कोर्ट को, 396 उसके अकॉर्डिंग जब निचली अदालत को ये चीज ऑर्डर आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो निपटारा करेगा। क्लियर? अब 397 से रिवीजन की शक्ति है सब कुछ हाई कोर्ट का ही पावर है, टोटल हाई कोर्ट को ही है, क्योंकि निर्देश और परीक्षण के संबंध में पावर जब पहले तो हाई कोर्ट का ही है। ठीक है, 395 हो गया रेफरेंस के संबंध में, और 396 हो गया कि उसकी पावर जो कागज फिर ऊपर से आएगा रेफरेंस मिलने के बाद में उस पर कार्रवाई करेंगे। अब 397 हो गया कि परीक्षण के लिए रिवीजन के लिए हाईकोर्ट जो अभिलेख मंगाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय दोनों में रिवीजन होता है, तो रिवीजन के लिए ये लोग अपने पास रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, ये कोर्ट अपने पास रिकॉर्ड मंगा सकते हैं 397 में। और 398 में फिर वो क्या करेंगे, वो फिर जांच करने के लिए पावर दे दी गई कि उन्होंने रिकॉर्ड मंगा लिया, कुछ गलती पाई, कुछ देखा, तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जो है वो सीजेएम को कह सकता है कि भाई इसमें जांच कर लीजिए। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बाद नीचे की अदालत हाईकोर्ट ने कह दिया, डायरेक्शन दे दिया। अब सेशन न्यायालय की परीक्षण की शक्ति सबसे पहले हाईकोर्ट का मैटर था निर्देश का, उसके बाद रिवीजन का हाईकोर्ट का था। अब सेशन न्यायालय की परीक्षण की शक्तियां 399 में सेशन न्यायालय को जो पावर्स हैं रिवीजन के संबंध में वो दे दी गई हैं। उससे नीचे फिर अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति दे दी गई है, सेम वही पावर है जो उसको रहती है, वही अपर सेशन न्यायाधीश को रहेगी। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां, ये आपका यहाँ 401 में उच्च न्यायालय के पास क्या क्या पावर्स हैं, किन किन पावर्स का प्रयोग कर सकता है,
उच्च न्यायालय वो 401 में दी गई है। बस इनको रिलेट कर लीजिएगा आपस में एक दूसरे के साथ में। उच्च न्यायालय के परीक्षण के मामले को वापस लेने की या अंतित करने की शक्ति या तो रिवीजन वापस कर देगा, नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, या फिर उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, पहले उच्च न्यायालय की शक्ति थी, सेशन न्यायालय की शक्ति थी 401, अब 402। 402 में उच्च न्यायालय को परीक्षण के मामलों को वापस करने की शक्ति दे दी गई। चार पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प 403 दे दिया गया, और 404 महानगर मजिस्ट्रेट, अगर महानगर मजिस्ट्रेट का मामला है तो महानगर मजिस्ट्रेट के लिए बोल दिया गया, और 405 उच्च न्यायालय के आदेश को अपनी लास्ट स्टेज ये है कि प्रमाणित करके नीचे के न्यायालय को भेज दिया जाएगा। एक तरीके से आप केवल इसकी कहानी को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलिए। ठीक है, कि 395 तो उसने कहा कि 395 तो निर्देश के संबंध में बात कर रहा था, 396 इसके निर्देश पर जो है वो कोर्ट कार्रवाई करेगा इसके संबंध में बात कर रहा था। ठीक है, इसी तरह से चलिएगा। 397 जो बात कर रहा था, 397 बात कर रहा था रिवीजन कोर्ट, रिवीजन के संबंध में। 398 लेकर के उसने कहा ठीक है साहब, 398 में वो हाई कोर्ट नीचे कोर्ट उसको सीजीएम को ये ऑर्डर कर देंगे कि या तो वो सुने या किसी अन्य से जांच करा ले। ठीक है, इसके बाद सेशन न्यायालय की शक्ति आ जाती है। ठीक है, 401 में जो पावर आ जाती है वो आपको हाई कोर्ट की शक्ति आ जाती है, हाई कोर्ट को इसके संबंध में क्या क्या पावर्स है। फिर लोअर को, फिर सेशन न्यायालय की शक्ति आती है, फिर अपर सेशन न्यायालय की शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हुए जोड़ते हुए चलिएगा। सेक्शन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कुछ दिक्कत तो आ सकती है, तो वो कुछ सेक्शन पर्टिकुलर जो रिलेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना सर। देखो, भूलना मनुष्य की मानव की ह्यूमैनिटी आदत है। जब तक आप एक चीज को भूलोगे नहीं तब तक आप दूसरी चीज को याद नहीं करोगे। तो हम ये और आपकी सबकी ये आदत रहती है कि हम चाहते हैं कि हम एक बार में ही कोई चीज याद कर लें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक बार में कोई भी चीज जो आप नहीं याद करने के लिए जाते हो वो केवल 20% आपको याद रहता है। इसके बाद में जब आप उसको दोबारा याद करते हो तो फिर 20% बढ़ता है, फिर आप तीसरी बार रिवीजन करते हो तो फिर 20% बढ़ता है, फिर चौथी बार रिवीजन करते हो तो फिर 20% या 10% बढ़ता है। और किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए 70% से 80% या 60 से 80% के बीच में मानक होना जरूरी होता है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक ही चीज हर समय दिमाग में नहीं रह सकती है। अगर एक ही चीज को आप दिमाग में लगा करके हर समय रखेंगे, सोचेंगे, तो फिर दूसरी चीज को याद नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि आप ये मत समझिए कि गा के आप भूल जाते हैं। हम भूलते नहीं है। जब उससे रिलेटेड प्रश्न हमारे सामने आता है किसी एग्जाम में तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम पर, पेपर टाइम पर या कोई हमसे पूछता है तो हमें याद आ जाता है, हम उसको बता देते हैं। तो हम हर समय चीज को दिमाग में नहीं रख सकते, है दिमाग में, लेकिन उसे हम तभी तक प्रयोग करेंगे जब वो सामने आएगा हमारी। तो माइंड में जो चीजें कुछ परमानेंट मेमोरी में जाती हैं, कुछ टेम्परेरी मेमोरी में जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया कि बार बार रिवीजन करने से चीजों के विषय में ये जानकारी मिलती है कि वो उसे हम किस तरह से जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन आवश्यक है, रिवीजन करते रहिएगा। बहुत ज्यादा आप ऐसा मत समझिए कि भूलते हैं, भूलना जरूरी है लेकिन याद भी रहता है। ठीक है, आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल इससे अगले चैप्टर को प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है, और कोई सेक्शन और अगर आपको न समझ में आए तो मुझे एक बार कृपया करके बता दीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। मैं भी आपसे ये कहूँगा रिवीजन कीजिएगा, और जो सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताइएगा।